नमस्कार दोस्तों कहानी शुरू हुई हमारी डीएनए टेस्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज जो हमारे स्वाभिमान है, हमारे महाराष्ट्र के स्वाभिमान है, हमारे हिंदुस्तान के स्वाभिमान है, और इसलिए हमें जानना था कि उनका वंश कहाँ से है। काफ़ी बातें उसके ऊपर सारे मीडियाज में चलती रहती है। तो हमने देखा कि उनके माँ साहिबा जीजाबाई की तरफ से वो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के अंश उनमें है। वो तो क्लियर हो गई कहानी। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि शाहजी राजे, उनके पिताजी शाहजी राजे की तरफ से किस तरह सिसोदिया राजपूत घराने से जुड़े हैं, और वो सिसोदिया राजपूत घराना किस तरह से महाराष्ट्र के पैठण में जो राजधानी थी जिनकी अशमक महाजनपद, वहाँ के राजों से जुड़े हैं। और फिर ये अशमक महाजनपद ये किसने स्थापित किया, ये ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी कि राजा अशमक ने अशमक महाजनपद स्थापित किया। लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी कि कुश वंश के जो राज परिवार थे उन्होंने स्थापित किया। तो जब हम ढूंढते गए तो राजा अशमक की एक कहानी हमें मालूम हुई, जो कि बड़ी दिलचस्प कहानी है, और वो कहानी आती है त्रेता युग से। तो और जब ढूंढते गए आगे तो पता चला, हम गए ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल जिस वक्त सत्य युग चालू था, श्री राम जिनके वंशज हम मानते हैं कि शिवाजी महाराज है, और वो श्री राम उनका जो वंश है उसकी शुरुआत हमें मालूम है कहाँ से हुई। उनके जो प्रथम कुल पुरुष थे जिन्होंने उस वंश की स्थापना की, उनका नाम था भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव, वही भगवान ऋषभदेव जिन्हें जैन धर्मीय अपना प्रथम तीर्थकर मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। उन्हीं भगवान ऋषभदेव का और एक नाम था इक्ष्वाकु। इस नाम के पीछे बड़ी कहानी है, वो हम बाद में कभी देखेंगे। ये इक्ष्वाकु जो राजा थे, यानी भगवान ऋषभदेव जो थे, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था जिसका नाम था कौशल। और इस कौशल राज्य जो भी आगे एक महाजनपद बना, और उस राज्य की राजधानी जो थी वो थी अयोध्या में। और उसी अयोध्या में उनके 100 से ऊपर जनरेशन्स हुई, और सारे जनरेशन्स की जानकारी अवेलेबल है। तो जो प्रथम पुरुष थे उनके कुल के, राजा ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, या उन्हीं का नाम था इक्ष्वाकु। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था भरत, जिसके नाम से हमारे भारतवर्ष को ये भारतवर्ष नाम मिला। फिर उनके जनरेशन्स में कई बड़े बड़े राजा हुए। एक राजा थे जिनका नाम था सूर्य। वैसे बहुत सारे राजाओं के अलग अलग 2-3 नाम थे, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक राजा थे सूर्य, जिनके नाम से उनको सूर्यवंश भी कहा गया, जो अभी तक सूर्यवंश कहलाते हैं। सूर्यवंशी अभी तक हम देखते हैं कि पूरे भारत भर में बहुत सारी जातियाँ ऐसे ही जो सूर्यवंशी समझती है, जो अलग अलग वंशों से आई है। अभी उसके बाद एक राजा थे मनु वही राजा थे जिनके टाइम पे जल प्रलय हुआ था। मनु वही राजा थे जिनके नाम से मनुस्मृति जुड़ी है, तो वो भी इसी वंश के थे। अच्छा, इसी वंश में आगे चल के श्री राम के बाद में बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने की, गौतम बुद्ध, उन्हीं का भी रिश्ता या उन्हीं का भी वंश इसी वंश से था, या वो भी इसी वंश से जन्मे थे। तो देखिए, सनातन हिंदू धर्म तो श्री राम को मानते ही है। जैन धर्म उनके ही जो पूर्वज है आदिनाथ, या उनको कहते हैं भगवान ऋषभदेव, उनको मानते थे, जो उनके प्रथम पुरुष थे श्री राम के ही पूर्वज वंशजों में आगे गौतम बुद्ध भी हुए। तो ये पूरा जो वंश था ये लगभग 4 युगों तक चला। यानी जो सतयुग था तब इक्ष्वाकु राजा ने अयोध्या में राजधानी स्थापित की, उनका राजवंश शुरू हो गया। फिर लगभग कुछ पीढ़ियों बाद त्रेता युग चालू हुआ। त्रेता युग जिसमें श्री राम भी थे, लगभग वो 28 पीढ़ियों बाद, 28 जनरेशन के बाद त्रेता युग चालू हुआ। श्री राम 68 जनरेशन में थे। इस वंश के 68 जनरेशन जो था, 68वां जनरेशन, उसमें श्री राम थे। श्री राम के बाद में कुश राजा जो थे उनके बेटे, उनके बाद फिर युग बदल गया। त्रेता युग का हो गया द्वापर युग, उस वक्त चालू हो गया द्वापर युग। देखिए, सत्य युग था, उनके 28 जनरेशन था। फिर 68 यानी 68 में थे श्री राम। फिर उनके बेटे का जब वंश हुआ, उसके बाद में शुरू हुआ द्वापर युग।
द्वापर युग, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो रहा था या हुआ था, उस वक्त द्वापर युग लगभग खत्म हुआ था। यानी श्री राम की तब 100 पीढ़ियाँ, 100 जनरेशन, 100 जनरेशन्स पूरी हो गई थी। उस वक्त द्वापर युग खत्म होके कलयुग शुरू हुआ, जो अभी तक चालू है। ठीक है, तो अभी ये हो गया उनके सारे पूर्वज और उनकी पीढ़ियों के बारे में। श्री राम के ही उसी जनरेशन्स में एक थे राजा सौदास, जिनके पुत्र थे राजा अश्मक, जिनके नाम से अश्मक महाजनपद था। अभी ये राजा अश्मक की जन्म की कहानी कुछ अलग है, अलग तरीके से, इसलिए मैंने कहा था कि ब्रॉड माइंडेड लोग ही उसे सुनिए, भीड़भाड़ में हो तो मत सुनिए, शांति से बैठ के सुनिए, क्योंकि पूरी कहानी को समझ लेंगे तो भी सत्य समझ में आएगा। अभी तो ये जो राजा अश्मक थे, इनका जन्म जिनके घर में हुआ, उस राजा का नाम था राजा सौदास, यानी राजा सौदास के पुत्र कहलाए। राजा सौदास के पिता राजा सुदास, ये बड़े पराक्रमी थे। देखिए, मैं सौदास और सुदास में फर्क है। राजा सौदास के पिता थे राजा सुदास, ये राजा सुदास बड़े पराक्रमी थे। राजा सुदास के ही हुआ इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पहला महायुद्ध हुआ, जिसे दाशरथ युद्ध या दाशरथ युद्ध कहते हैं। अभी वो संस्कृत वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं उसको कन्वर्ट करने में। तो वो जो युद्ध हुआ वो दश राजा के खिलाफ राजा सुदास का था। ये 10 राजा क्या थे? तो पृथ्वी तल पे उस वक्त जो राजा जाने जाते थे भारतवर्ष के आसपास, या बिल्कुल तब तक ग्रीक वगैरह सब एरिया जो था वो अपने ही आर्यवर्त में आता था, और वहाँ के मिला के सारे 10 राजा थे। इन 10 राजा ने युद्ध पुकारा था राजा सुदास के साथ। राजा सुदास जो अयोध्या में राज्य करते थे, बहुत जो अयोध्या या उनका राज्य राजा सुदास का बहुत समृद्ध था, और एक खुद एक पराक्रमी राजा थे। तो इनके खिलाफ 10 राजाओं ने युद्ध पुकारा था। युद्धों का कारण अलग अलग था। किसी राजा को ईगो प्रॉब्लम था, किसी को जेलसी थी, किसी को वर्चस्व स्थापित कर रहा था, किसी को बदला लेना था क्योंकि उनके पूर्वजों की हत्या इनसे हुई थी किसी युद्ध में। एक रीजन ये भी है कि गुरु वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ ये राजा सुदास के कुलगुरु थे, और जब वशिष्ठ को कुलगुरु बनाया गया तो विश्वामित्र को पद से हटाया गया। तो विश्वामित्र उनके साथ भी थे, उन 10 राजाओं के, या उनके जो प्रमुख राजा थे उनके साथ, और विश्वामित्र के स्ट्रैटेजी से ये युद्ध हुआ उनके कारण से, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में इस धरती के उपस्थित उस वक्त के जो राजाओं थे उनमें सारे राजा एक साथ आ गए थे। 10 राजा थे और ये उनके सामने अकेले राजा सुदास थे। तो एक महायुद्ध था, इसका वर्णन ऋग्वेद में है। तो उस वक्त क्या हुआ, यह लड़ाई राजा सुदास जीत गए। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो हथियार यूज किए थे वो एडवांस थे। वैसे भी आप अगर देखेंगे पूरे भारतवर्ष की कहानी, तो जो आक्रमण भारत में हुए और जो परकीय आक्रांता यहाँ पे आए जिन्होंने भारत भूमि को जीत लिया, वो सारे बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उन्होंने जो हथियार यूज किए यहाँ के पारंपरिक हथियारों से एडवांस थे, और उन्हीं के कारण वो जीते। ये भी उतनी ही सच्चाई है। ये सारे वीडियोस हमारे स्टोरीज में आगे सब कहानियाँ आएंगी, ये सब आने वाला है। तो ठीक है, तो उन्होंने जीती थी। क्यों जीती थी? तो उन्होंने क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की थी? तो उन्होंने पहली बार लोहे की तलवार यूज की थी, उन्होंने पहली बार लोहे के बाण यूज किए थे। अभी आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि वो चालू था सत्ययुग या त्रेतायुग। सत्ययुग खत्म हुआ था, त्रेतायुग चालू हुआ था, और उस वक्त बाकी जो राजा थे उनके पास जो हथियार थे वो पत्थर से बनाए हुए थे या फिर लकड़ी से। और प्रथमतः राजा सुदास ने तलवार का उपयोग किया, जो तलवार उन्हें प्रोवाइड की गई थी गुरु वशिष्ठ से, जो उनके कुलगुरु थे। अब ये आप कहेंगे ऋषि वशिष्ठ कुलगुरु थे, पुजारी होंगे, जाप ताप करना था उनका काम। नहीं, ये जो भी ऋषि थे उस वक्त के, जिसे हम ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, ये सारे साइंटिस्ट लेवल के लोग थे। इनका रिसर्च चलता था, उनकी बड़ी टीम हुआ करती थी, अनुयायी होते थे बहुत बड़े, और ये रिसर्च जो होता था इससे बड़े बड़े शस्त्र बनते थे उनके संस्थान से। जो संस्थान जैसे आज के हमारे DRDO संस्थान है, जहाँ पे मिसाइल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं या बड़े बड़े हथियार बनते हैं। अभी तो विमानों की निर्मित भी हो रहे, फाइटर जेट बन रहे हैं। तो उस तरह के DRDO जैसे संस्थान उस वक्त वो चलाते थे राजा के अनुमति से, राजा के अनुदान से।
और उस संस्थान में वहाँ पे बड़े बड़े इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती थी, जिससे हथियार भी बनते थे। वही हथियार फर्स्ट टाइम गुरु वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ ने राजा सुदास को प्रोवाइड किया, जिससे राजा सुदास ने वो पहला दाशरथ में युद्ध जीता था। और फिर राजा सुदास इस भारतवर्ष के सबसे ताकतवर राजा कहलाए। राजा सुदास ने क्या किया, अपने पुत्र को, राजा सौदास ने भी उस लड़ाई में भाग लिया था, उसने भी बड़ी पराक्रम दिखाया था। तो राजा सौदास को राजा सुदास ने, राजा सौदास ये राजा सुदास का पुत्र था, इसे राजा बना के खुद वानप्रस्थाश्रम ले लिया। तब वो परंपरा थी। अभी राजा सौदास भी पराक्रमी थे, बहुत बड़ा राज्य था, समृद्ध था, सुखी था। एक बार यह हुआ कि राजा सौदास एक खेल खेल रहे थे जंगल में जाके। खेल का नाम कुछ था ऐसे अखेट नाम का कुछ खेल था उस वक्त। खेल खेलते वक्त यह हुआ कि जो जंगल था, उस जंगल में उनको 2 राक्षस दिखाई दिए। अभी राक्षस ये क्या था, हमने जो कहानी में सुना, सीरियल्स में देखा, तो ऐसे नहीं थे। राक्षस ये असुर जनजाति थी उस वक्त की, जिनकी परंपराएं आर्यों से अलग थी, जिनको अनार्य भी कहा जाता है। ये आर्यों से बिल्कुल अलग थी। अनार्यों की कई जातियां थी, उसमें असुर भी थे, और वही राक्षस कहलाते थे। और जो सिंग वगैरह लगाते थे, या जो अलग अलग जानवर जैसा उनका मुकुट दिखाते हैं, तो मुकुट, शिरस्त्राण या हेलमेट जो होता था, वो जंगल में रहते थे, और जो प्राणी होते थे उन्हीं के मटेरियल से वो बनाया जाता था। तो वही राक्षस हम फिर इसी टाइप के राक्षस हम देखते हैं। और जो जादू कर सकते थे, हम बोलते मायावी राक्षस वगैरह, तो सब हिप्नोटिज्म की कला थी, उनके पास भी थी, इनके पास भी थी, आर्यों के पास भी थी, उनके। तो ये सारा इतिहास में अलग अलग युद्धों में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं कि सबके पीछे क्या साइंस था। तो अभी बात ये हुई कि वो जो राक्षस दिखाई दिए, तो राजा सौदास ने, राजा सुदास का पुत्र राजा सौदास ने क्या किया, एक राक्षस को मार गिराया। दूसरा राक्षस भागने में सफल हुआ, लेकिन वो भागा बदले की भावना से। एक मारा गया था, उसका भाई था या दोस्त था, वो भाग गया था, लेकिन मन में थी बदले की भावना। वो बदले के लिए चांस ढूंढ रहा था। अभी धीरे धीरे ऐसा होता गया कि राजा सौदास ने एक बड़ा यज्ञ रखा, और यज्ञ के लिए रत्न रखा, तो बड़ा प्रोग्राम था, इवेंट था, खाना पीना भी था। ऋषि वशिष्ठ, उनकी पूरी टीम वहाँ पे आई थी खाने के लिए, बाकी भी दिग्गज आए थे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, ये राक्षस बदला लेने के लिए अपना रूप बदल के, अभी रूप बदलिए तो भेष बदल के भी आदमी रूप बदलता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, तो भी है चमत्कार समझिए, जो वो रूप बदल के अंदर गया किचन में। अभी उसने क्या किया, किचन में किसी मानव को मार के, मनुष्य को मार के, उसका नर मांस उसके खाने में डाल दिया। अभी ऋषि वशिष्ठ सबसे बड़े दिग्गज थे, तो उनको जो खाना परोसा गया, वो खुद राजा और उनकी पत्नी मदयंती, राजा सौदास की जो पत्नी थी रानी मदयंती, इन दोनों ने बड़े खुशी से परोसा, बड़े प्यार से उनको आग्रह करते करते परोसा। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ ने खाना देखा, उसके ध्यान में आया कि इसमें नरमांस है, और ये सारे मेरे अनुयायी के यहाँ भी परोसा जा रहा है। तो ऋषि वशिष्ठ बड़े क्रोधित हुए, और जैसे वो क्रोधित हुए, उन्होंने तुरंत बड़े क्रोध से तुरंत शाप दे दिया राजा सौदास को कि तूने ये नरमांस परोसा है, नरमांस खाने को दे रहा है, तो इसके बाद राक्षस रहेगा, राक्षस बनेगा, राक्षस बन के नरमांस खाएगा और खाता रहेगा। अभी एकदम सडनली सब हो गया। राजा भी हैरान, क्योंकि राजा ने कुछ गलती की नहीं थी। राजा को भी गुस्सा आया कि इतना बड़ा शाप मुझे दे रहे, मेरी गलती ही नहीं है। राजा सौदास वो भी क्रोध में आ गया कि मेरी गलती नहीं है और मुझे इतना बड़ा शाप दे, मैं भी शाप दूंगा उसके अगेंस्ट। राजा सौदास ने अपने हाथ में पानी लिया और वो मंत्रों से शाप देने की प्रोसेस शुरू कर रहे थे, तभी रानी मदयंती बीच में आ गई। उसने राजा को कन्विंस करने की कोशिश की कि जो भी ऋषि कुलगुरु जो अपने हैं, वशिष्ठ तो अपने कुलगुरु है, और उन्होंने जो शाप दिया है वो किस मिसअंडरस्टैंडिंग से दिया है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलतफहमी उनकी हुई है, तो उनको पहले हम उसको समझते हैं, आप उसके जल्दबाजी मत कीजिए। उसकी रिक्वेस्ट से, उसके कन्विंसिंग से राजा को थोड़ा सा लगा कि एक बार देखते हैं क्या है, तो पानी उन्होंने नीचे डाल दिया जो मंत्रों से युक्त था। तो पानी जैसे पैर पे गिर गया राजा सौदास के, तो उनके पैर काले पत्थर जैसे हो गए, इसलिए उनका नाम कल्ष्मपाद भी कहते हैं। उनके कल्ष्मपाद देखिए वर्ड मॉडिफिक है, कल्ष्मपाद उसी राजा को कहते हैं, राजा सौदास को, जिसका उल्लेख अलग अलग पुराणों में भी है। जो पुराण है
भविष्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, इसमें अलग अलग नाम से राजाओं का उल्लेख है। वही राजा सौदास, वही राजा कल्पपात। अभी बाद में सारा चक्कर ध्यान में आया ऋषि के भी, वशिष्ठ ऋषि जो थे कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये राक्षस का काम है। तो फिर उनकी क्रोध शांत हो गया। फिर उन्होंने राजा को बोला कि जो मैंने शाप दिया है उसको मैं पूरा तो नहीं खत्म कर सकता है, पूरा वापस भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, मैं उसको सॉफ्ट कर सकता हूँ, माइल्ड कर सकता हूँ। तुम दिन में मनुष्य बनोगे, रात में खाली राक्षस बनोगे, रात में ही खाली तुम्हें नरमास तुम सेवन करोगे राक्षस बन के, और ये खाली 12 साल तक चलेगा। 12 साल के बाद तुम न्यूट्रल हो जाओगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम सब भूल भी जाओगे पिछला वाला। तो ठीक है, बात बन पड़ी आगे। अभी एक नया चक्कर चालू हो गया। राजा रोज रात को राक्षस बनता था और निकल पड़ता था नरमास ढूंढने को, क्योंकि राक्षस ही वैसे बना था, नरमास खाने वाला, और शाप ही वैसा था, तो नरमास खाता था। अभी एक दिन उस चक्कर में एक दिन ऐसे वो रात को घूम रहा था नरमास ढूंढने को, उसको नहीं मिल रहा था, तो बड़ा भूखा हो गया था, राक्षस था, भूख भी लगी थी, नरमास ही खाना था। तो घूमते घूमते जंगल की तरफ गया। जंगल में एक कुटिया थी, कुटी, जिसमें एक ब्राह्मण दाम्पत्य वहाँ पे रहता था, पति पत्नी। उनको पुत्र चाहिए था, उनको पुत्र नहीं था, और पुत्र के लिए, पुत्र कामना के लिए वो अपने मिलन में, प्रणय लीला में युक्त थे, बिजी थे। उसी वक्त ये राक्षस मीन्स राजा सौदास जो राक्षस बनता वहाँ पे पहुँचा, भूखा था। उसने उस ब्राह्मण को दबोच लिया, खाना शुरू किया। रानी ने बहुत, ब्राह्मण जो उसकी बीवी थी, पत्नी थी, उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तब तक उसने पूरा खा लिया, और जो कंकाल था हड्डियों का उसको छोड़ दिया। अभी रानी ने चिता रखी, बनाई, राजा को जलन था, जो मारा गया था, खाया गया था, खाली कंकाल ही बाकी था, और खुद उसने सती जाने का निर्णय लिया। लेकिन सती जाते वक्त वो इतनी क्रोधित भी हो चुकी थी, इतनी नाराज भी हो चुकी थी, और बात ही वैसी थी कि उसने उस राजा बने, राक्षस बने राजा को एक बड़ा शाप दिया। वो शाप ऐसे था कि आज हम दोनों मर रहे हैं, मेरे पति को तुमने खा लिया, मार दिया, मैं भी मरने जा रही हूँ, सती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति के बाद मेरा जन्म व्यर्थ है। लेकिन पुत्र हम में हो नहीं पाया, पुत्र कामना के टाइम पे आपने हमें, आपके कारण हम मर रहे हैं, तो आगे आपको भी कोई पुत्र नहीं होगा, क्योंकि पुत्र की लालसा से अगर आप आपके पत्नी के पास जाते हो या किसी भी स्त्री के पास जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको कभी वो सुख नहीं मिलेगा जिससे आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ऐसा शाप उस क्रोध में उस ब्राह्मणी ने उनको दिया, और वो ब्राह्मण श्री पति के चिता पे सती गई। अभी राजा आ गए, दिन में फिर से इंसान बनते थे, रात में राक्षस, सिलसिला चलता गया। 12 साल के बाद राजा राक्षस बनना बंद हो गया, शाप से मुक्त हो गया, अभी न्यूट्रल हो गया पूरी तरह से, लाइफ प्रॉपर चलने लगी। अभी सबसे बड़ा इशू ये था कि राजा को पुत्र नहीं था, और इतना बड़ा राज्य था, राजवंश से ही राजा को पुत्र होना जरूरी था जो राजगद्दी पे बैठे, तब लोकतंत्र तो था नहीं। हाँ, ये जो 10 राजा थे ना, राजा सुदास के साथ लड़े थे, उसमें काफ़ी लोकतांत्रिक भी थे, वो कहानी हम बाद में सुनेंगे, लेकिन ये राजतंत्र था, अपने यहाँ राजतंत्र था, तो राजवंश से ही चाहिए था, तो ही वो लड़का राजा बन सकता था। तो फिर राजा सौदास ने, अभी वो उसका प्रॉब्लम हो गया कि वो पत्नी के पास जा नहीं सकता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, शाप दिया है, वो भी इस अवस्था में शाप दिया है कि भयानक अवस्था थी। किसी स्त्री से शादी करेगा दूसरे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, या किसी वो भी नहीं पॉसिबल। अभी क्या करें? अभी राजा ने अपने जो कुल गुरु थे वशिष्ठ, उनसे प्रार्थना की। वशिष्ठ बड़ा मान पान रखे हुए थे उस वक्त, तो प्रार्थना ही किया जाता था, कुल गुरु थे उनके। और फिर ऋषि वशिष्ठ ने राजा के पत्नी से पुत्र प्राप्ति करवाई। अभी ये जो कहानी है ना, ये कहानी भविष्य पुराण में भी है, ये कहानी बहुत सारे ग्रंथों में भी है, ये कहानी बौद्ध ग्रंथों में भी है, ये कहानी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखी गई है, पुराण यानी पौराणिक कथाओं में या पौराणिक ग्रंथों में। अब ये कहानी में ट्विस्ट भी है, जैसे कि मैं किसी धर्म के ऊपर ये नहीं कर रहा हूँ, सबके पौराणिक है, किसी ने अभी लिखे नहीं है, और ना मैंने खुद जाके हर धर्म की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार एक कथा में, कथा मैंने पढ़ी है सारी,
तो ये कथा जो है, उस कथा में ये दिखाया है कि ऋषि वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति से रानी मदयंती में गर्भधारणा की और फिर उसे लड़का हुआ। एक कहानी में यह दिया हुआ है कि समंदर से उनके पुत्र प्राप्ति हुई, और एक लॉजिक ये भी है कि दोनों से पर एक लॉजिक ये भी कहता है, महाभारत की कथा अगर आपने सुनी होगी, महाभारत में गांधारी जो महारानी थी, धृतराष्ट्र की गांधारी, उसको 101 पुत्र हुए थे। पुत्र है 100 पुत्र, एक पुत्री थी। 100 पुत्र थे, एक पुत्री थी, टोटल 101। ये उसके कोख से जन्मे नहीं थे, उसके गर्भ से जरूर थे, लेकिन कोख से नहीं जन्मे थे, उसके शरीर से नहीं जन्मे थे। ये मटकों में घी के साथ कुछ मटेरियल बना के उसमें सारे गर्भों के टुकड़े, अब यहाँ जो स्टोरी थी उसमें टुकड़े लिखा होगा और उसमें कुछ अलग लैंग्वेज रहेगी, अलग मेडिकल लैंग्वेज रहेगी उस वक्त की, उसके हिसाब से तो वो सब वहाँ पे डेवलप हो गए। यानी आज जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं ना, वो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा एक टेक्नोलॉजी उस वक्त भी अवेलेबल थी वहाँ उस वक्त के मेडिकल फील्ड में, और इसलिए वो ऋषि व्यास जो थे महाभारत के, उनसे वो टेक्नोलॉजी से उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिलवाया था। और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे, एक भी पुत्र रानी के कोख से नहीं था। तो हो सकता है कि ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी ऋषि वशिष्ठ के पास हो। कहानी का सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि जो कहानी लिखी गई थी बहुत सारे ग्रंथों में ना, वो सारे ग्रंथ बड़े बड़े लाइब्रेरी में थे। जो लाइब्रेरी थी नालंदा में और तक्षशिला में, जो खिलजी और उसके जैसे जो मुस्लिम आक्रांत आए उन्होंने जला दिए। ऐसे बहुत सारे, एक ही खाली नालंदा तक्षशिला में बहुत सारे जगह के गुरुकुल जलाए गए, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ जलाए गए जिसकी आप हिसाब भी नहीं कर सकते। तो जिसमें सारी सच्ची कहानी जो प्रॉपर वे से आनी थी वो नहीं आ पाई, और फिर जो कथा पौराणिक कथाओं से आई या फिर किसी कथावाचक की तरफ से आई या काव्य में आई, उसी कथा को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इस तरह से उस रानी को वो गर्भवती रही। अभी गर्भवती तो हो गई, ऋषि वशिष्ठ ने वो काम किया, मंत्रों से किया या और कोई टेक्नोलॉजी से किया। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि उचित टाइम पे उसका लड़का जन्म दे नहीं पा रहा था। काफ़ी महीने और ज़्यादा बीत गए, महीने तक बीत गए, उसको तकलीफ होने लगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, एक स्टोरी में ये दिया है कि पत्थर मारा था, पत्थर नहीं मारा था। अलग स्टोरी में अगर देखा जाए तो एक अश्म जिसे कहते थे, अश्म यानी एक ऐसा पत्थर जो एकदम प्लेन होता है, ग्रेनाइट की तरह, अपने अंडे जैसा एक होता है ना उस टाइप का, लेकिन पूरी तरह से प्लेन। यानी अगर आप देखेंगे नर्मदा के पानी में जो ये मिलती है, शिव की पिंड मिलती है, उसी टाइप के से कोनिकल शेप का होता है। मैथ्स में इलिप्स ये रहता है, उसमें इलिप्स रहता है वैसा। तो इस टाइप के जो पत्थर थे, उस पत्थर से पेट को रगड़ा गया, जिससे उस बालक का जन्म हुआ। और अश्म के कारण वो जन्म हो पाया, इसीलिए उसे नाम मिला अश्मक, राजा अश्मक। अब ये राजा अश्मक कब हुए? ये श्री राम से लगभग 10 से 11 जनरेशन पहले की बात है। 56 जनरेशन था राजा सुदास, 57 जनरेशन था राजा अश्मक, उसके बाद आगे की जनरेशन। अभी हो सकता है कि राजा अश्मक भी अयोध्या के राजा थे, क्योंकि अयोध्या उनकी राजधानी बन चुकी थी उनके पूरे कुल की। उन्हीं के कुल में एक रघु भी राजा थे श्री राम से 2-3 पीढ़ियाँ पहले, तो उसके कुल कारण रघुवंश भी कहना है। तो हो सकता है कि राजा अश्मक ने दक्षिण में कोई एरिया जीता था, जहाँ पे अपने तरफ से कोई सूबेदार, किलेदार, उस टाइप पे जो भी नाम था उनको एक मैनेजर रखा था, और बाद में कुश के राज परिवार से जाके वहाँ पे किसी ने शासन किया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अश्मक जनपद जो था वो था महाराष्ट्र के गोदावरी नदी एक किनारे, उसमें आंध्र का भी तेलंगाना का भी एरिया था, और उसकी राजधानी थी पैठण। तो दोस्तों, इस तरह राजा अश्मक की ये पूरी कहानी हमारे समझ में आई, जो हमने आप तक पहुँचाई। बहुत सारे पुराणों का दाखला है, बहुत सारे ग्रंथों का दाखला भी उसमें है, जिसको उसमें दिलचस्पी है वो पढ़ सकते हैं। कुछ ग्रंथ पुराण अपने गूगल पे अवेलेबल है, eSahitya.com पे आपको भविष्य पुराण से पीडीएफ तो बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऋग्वेद भी अवेलेबल, जिस ऋग्वेद में राजा सुदास की कहानी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी अश्मक जनपद की यहाँ पे हमारी ख़त्म हुई। अभी हमें और कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो आपको बताना है, लेकिन उसके लिए भी कहानी बनने वाली है कि ये जो पूरा उस राजवंश का जो
ट्रैवलिंग हुई है उसमें अकस्मात जानपद के बारे में तो हमने डिटेल जानकारी निकाल के आपको बोली। अभी जो पहला मेवाड़ का राजा था जिसने मेवाड़ में पहली राजधानी बनाई, गुहादित्य, जिसकी स्टोरी हमने शॉर्टकट में बताई थी, उससे बहुत डिटेल में बहुत देखना जरूरी है। उन्हीं के वंश में बापा रावल बहुत ही ज़बरदस्त राजा हुए थे, उन्हीं के बारे में भी देखना जरूरी है। और फिर हम जैसे जैसे महाराष्ट्र तक पहुँचेंगे हम चालू करेंगे, हमें जो सबसे बड़ी कहानी देखनी है वो है जीजाबाई और शाहजी राजे की शादी की। उसके बाद से लेके शिवाजी महाराज के जन्म तक एक बड़ा खतरनाक पीरियड था शाहजी राजे की ज़िंदगी में। उनके ससुर के साथ उनकी बहुत खतरनाक जानलेवा दुश्मनी हो गई थी। वो किस लिए हुई थी, क्यों हुई थी और इस तरह से क्यों कि वो एक दूसरे के जान के पीछे पड़े थे, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। और उसी दौड़ में शाहजी राजे ने जीजाबाई को साथ में लिया था। उसी दौड़ में शिवनेरी पे उनको जीजाबाई को रखना पड़ा जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो ये सारी कहानियाँ हम एक सीक्वेंस से लेंगे। हम चाहते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइए कि क्या हम शिवाजी महाराज के जन्म से ही कहानी शुरू करें और मराठी साम्राज्य की कहानी तक पहुँचे, या आप चाहते हैं कि हम ये राजपूत का जो इतिहास है जो कि शिवाजी महाराज के वंश के साथ जुड़ा है और जो कि बहुत दिलचस्प है, इसे सुनते सुनते फिर आ गया है। तो अगर आपके कमेंट बॉक्स में हमारे आपसे अगर हमें कुछ दिशा मिलती है तो हम उस दिशा से भी जाने को तैयार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए, आपके डाउट्स होंगे, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होगी, कुछ बुरी लगी होगी, जो भी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए। उसके ऊपर जो भी हमें आंसर देना है हम कहानी में किसी न किसी कहानी में उसको ज़रूर अब तक पहुंचा देंगे। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय।